हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन का। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें कि सॉइल पोल्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारे दिसंबर 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि टाइप्स ऑफ सॉइल से हैं मेनली। दोनों ही क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं। सो हमने जो पीपल एंड एनवायरनमेंट की स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने की कि पीडीएफ तो हमने देखनी ही देखनी है। आप वीडियोस के थ्रू भी इन पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। जब देखो वीडियो अगर आप ढंग से देखेंगे और साथ साथ में ही रीड आउट कर लेंगे ना पीडीएफ को, वीडियो देखते देखते भी, दैट इज़ आल्सो सफिशेंट। एंड साथ साथ में आपने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को थोरोली स्टडी करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। मीन्स ये सिलेबस में तो आपको सॉइल पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उससे अलग हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जो भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आता है उसकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें पढ़नी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक। देखो सॉइल पोल्यूशन है क्या। सॉइल पोल्यूशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसका मतलब है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ जाना सॉइल के अंदर जो इफ़ेक्ट करें उसकी फिज़िकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, और रिड्यूस कर दें इसकी प्रोडक्टिविटी को। इट इज़ ए बिल्डअप ऑफ परसिस्टेंस टॉक्सिक कंपाउंड्स, chemicals, salts, radioactive material or disease causing agents in soil which have adverse effect on plant growth, human and animal health। तो ये जो है ना यहाँ पे, यानी कि ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड्स यहाँ पे सॉइल में आ जाएं, जैसे कि कोई केमिकल आ जाए, साल्ट आ जाए, रेडियो एक्टिव मटीरियल आ जाए, या फिर डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स आ जाएं जो कि एडवर्स इफ़ेक्ट करेंगे हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को, ह्यूमन की और एनिमल्स की हेल्थ को, ठीक है। अब देखो कोज़ क्या है, सोर्सेज क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के। तो सबसे बड़ा कोज़ है हमारा प्लास्टिक बैग, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे, वो बहुत ज़्यादा हमारे सॉइल को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, डिग्रेड कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को। दे एक्युमुलेट इन सॉइल एंड प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है ना। तो देखा जाए तो जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो रह सकते हैं सॉइल के अंदर सेंचुरीज़ तक विदाउट डिकम्पोजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है उसकी, यानी कि एक सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इन गार्बेज डम्प्स रिलीजेस हाई टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस। देखा जाए तो अगर हम इसको बर्न भी कर दें, इस गार्बेज को जो प्लास्टिक बैग्स के रूप में है, तो बहुत ही गंदा पॉइजन गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फोगीन है, डाइऑक्सिन है, क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, ये सब इसमें से निकलते हैं। टॉक्सिक सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग रिमेन्स इन सॉइल। अगर हम इसको जला भी देते हैं तो भी कुछ ना कुछ एक टॉक्सिक सॉलिड रेजिड्यूल बच जाता है, फिर भी वो मिट्टी के अंदर रहेगा हमारी। द हार्मफुल गैसेज एंटर सॉइल्स थ्रू केमिकल साइकिल्स। तो केमिकल साइकिल के थ्रू फिर यही मतलब जो है हमारी केमिकल साइकिल के थ्रू सॉइल के अंदर आ जाएगी। कैसे? एसिड रेन के थ्रू, ठीक है। इस तरीके की जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इस तरीके से गैसेस बनेंगी और फिर ये एसिड रेन होगी, जिसकी वजह से फिर से वो हमारी सॉइल के अंदर आ जाएंगी, एंटर हो जाएंगी। तो प्लास्टिक बैग्स को बैन किया जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे फ्लाई ऐश आता है, मेटेलिक रेजिड्यू आता है, मरकरी है, लेड है, कॉपर है, जिंक है, कैडमियम साइनाइड्स, थाइसाइनाइड्स, chromates, acids, alkalis, organic substances, nuclear waste, etc. Large number of industrial chemicals, dyes, acids, etc. find their way into soil. They are known to be create many health hazards including कैंसर। तो इनसे क्या हो रहा है? कैंसर तक हो रहा है। इस तरीके के केमिकल्स आ रहे हैं, एसिड्स आ रहे हैं हमारी मिट्टी के अंदर। पेस्टिसाइड्स, हम जो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो बची रहे कीड़े मकोड़ों से, तो इसलिए हम पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज़ करते हैं। बट ये क्या कर रही है? कहीं ना कहीं हमारे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देती है। तो कई जगह तो जैसे हमारा CHCs है, लाइक DDT हो गया, एंडोसल्फान हो गया,
हेप्टेकुलर हो गया, अकोमोलेटेड इन सॉइल एंड कोज बायोमैग्निफिकेशन। सम ऑफ द पेस्टिसाइड, बायोमैग्निफिकेशन ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ है, कि कैसे वो हमारी इकोसिस्टम में चला जाता है। सम ऑफ दीज पेस्टिसाइड डीडीटी एंड इंडोसल्फान आर बैंड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया गया है, इन्हें बैन किया गया है डीडीटी और इंडोसल्फान को, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स क्या हैं, देखो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल, अगर फर्टिलाइज़र हम याद कर रहे हैं, जो खाद है या फर्टिलाइज़र हैं इस टाइप के केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऑफ सॉइल बोर्न ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर अपने आप बोर्न होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको रिड्यूस कर देते हैं। एंड द क्रम्ब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीजेज द कंटेंट ऑफ द सॉइल। देखो वैसे तो हम फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं केमिकल कि हमारी जो फसल की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, बट सॉइल जो है कहीं ना कहीं वो ख़राब हो रही है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है उसकी वजह से। डिस्कार्डेड मटेरियल इट इंक्लूड कंसनट्रेट, asphalt, rugs, leather, cans, plastic, glass, discarded food, paper and carcasses हम जो फेंक रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे माइनिंग से आता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा है, फाइंड देयर वे इनटू वाटर एंड देन इनटू द सॉइल, ठीक है। पहले वाटर के ज़रिए फिर वो सॉइल में भी जाता है, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ना फिर, ठीक है। अदर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो गए, मैनी एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, वो एसिड रेन के थ्रू आते हैं हमारे सॉइल के अंदर। वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल एंड आल्सो रिसीव सम टॉक्सिक केमिकल्स ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ सर्टेन रॉक्स, ठीक है ना। देखो इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है हमारा सॉइल पोल्यूशन का, सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम हो रही है और खरपतवार बढ़ रही है, ठीक है। ईल्ड जो है क्रॉप की वो कम हो रही है, और फॉरेस्ट और वेजिटेशन वैसे ही हमारी कम हो रही है, ठीक है ना। रन ऑफ द ड्यू टू फॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसकी वजह से भी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। स्मेल एंड रिलीजेस ऑफ गैसेस हो रही हैं, यानी कि बहुत ही जो फ्यूल की स्मेल होती है और उससे गैसेस निकलती हैं वो भी हमारी इफ़ेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है कि इस वेस्ट को हम कहाँ मैनेज करें, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या है, मोर और लेस सेम एज़ फॉर द वाटर पोल्यूशन, जैसे वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर है वैसे ही इसी के हैं, इसके भी हैं, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी अवॉइडेड। देखा जाए तो जैसे हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें तो उसको अवॉइड करना चाहिए हमें यूज़ करने के लिए। कोई ऐसा सॉलिड वेस्ट है उन सबको अवॉइड करना चाहिए कि हम इस तरीके का यूज़ करें जहाँ पे हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है। फिर उसके बाद टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन इट इज़ एसेंशियल टू स्टॉप द प्लास्टिक बैग्स इंस्टेड यूज़ ऑफ द डिग्रेडेबल मटेरियल लाइक पेपर और क्लॉथ हमें यूज़ करने चाहिए। सीवेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर यूजिंग एज फर्टिलाइज़र एंड लैंडफिल्स, ठीक है ना। सीवेज से जो भी आ रहा है उसको पहले ट्रीट करें, ये नहीं कि कुछ भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर है जो डोमेस्टिक से आता है, एग्रीकल्चर एंड अदर वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए। फिर उसका वर्मी कॉम्पोजिशन करना चाहिए ताकि वो बाय प्रोडक्ट बने खाद का, ठीक है ना। तो वर्मी कॉम्पोजिशन भी मैंने प्रीवियस ईयर में आपका बहुत पूरा प्रोसेस डाला हुआ है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रायर टू डिस्पोजल शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड फॉर रिमूविंग हजार्डियस मटेरियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमें पहले उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, हजार्डियस मटेरियल से, फिर उसके बाद डालना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेपरेटली कलेक्टेड एंड इंसाइनरेटेड इन प्रॉपर इंसाइनरेटर्स, ठीक है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो तो बिल्कुल ही सेपरेटली कलेक्ट होना चाहिए, अलग से कलेक्ट करके उनके लिए अलग से ही सिस्टम बनाना चाहिए, अलग से जगह बनानी चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड यूज़ करने चाहिए, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। 4R यूज़ होने चाहिए, यानी कि रिफ्यूज़ करें, सबसे पहले मना करें जो चीज़ हजार्डियस है, जो चीज़
ठीक नहीं है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं या अलग कोई और सॉलिड मटेरियल है, उन चीज़ों को यूज़ करने से ही बचना चाहिए। रिड्यूस करें, या फिर अगर रिफ्यूज़ नहीं कर सकते तो उनके यूज़ को थोड़ा रिड्यूस करें। रीयूज़ करें, चीज़ें ऐसी यूज़ करें कि ना रीयूज़ हो सकें, जो रिसाइकिल कर सकें जिनको, वो चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ही सॉइल जो है वो रहेगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गेन रहेगी। ठीक है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो सॉलिड वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरिया, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं वहाँ से जो वेस्ट आता है उसका भी रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो साउंड विदाउट वैल्यू। इट मीन्स कोई भी ऐसा नॉइज़ जो अनवांटेड है रेसिपिएंट के द्वारा, यानी जो सुनने वाला है वो नहीं चाहता उस आवाज़ को, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। और इसको मेज़र किया जाता है नॉइज़ के लेवल को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉइज़ के लेवल को। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा कि नॉइज़ के लेवल को किससे मेज़र किया जाता है, तो dB डेसिबल, ठीक है ना, इसके द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। और अगर हम 10 dB डेसिमल हमारा अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब जाता है कि जो नॉइज़ का लेवल है वो डबल हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी लेवल पे बात कर रही हूँ और मैं अपनी वॉइस को 10 dB उससे इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने अपनी नॉइज़ के लेवल को डबल कर दिया। ठीक है, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ऑप्टिमम जो नॉइज़ लेवल है दिन के टाइम पे 45 dB ठीक है। ठीक है, और 35 dB नाइट के टाइम पे ठीक है। और कोई भी ऐसा साउंड है जो 80 dB से अबव है वो हजार्डियस है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, की नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नॉइज़ पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर पे हमारी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमें कोई अनवांटेड नॉइज़ सुनने को मिल रहा है, वो हमारे साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हाइपर टेंशन हो सकती है, हाई स्ट्रेस लेवल हो सकता है, टिंटस नाम की एक कह सकते हैं हम बीमारी होती है, वो हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा ही एक रिंग सी सुनाई देती है, परसेप्शन ऑफ नॉइस और रिंगिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 में से एक व्यक्ति को ये टिंटस की प्रॉब्लम है। ठीक है, और टिंटस इज़ a condition itself. Its symptoms are underlying conditions such as age-related hearing loss, ear injury and सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, देखो इसके अलावा हियरिंग लॉस हो सकता है, कम सुनाई देना सकता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकती है, और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, रोड ट्रैफिक जो है उसके नॉइज़ को हम कम कर सकते हैं अगर हम बेटर डिज़ाइनिंग करें और प्रॉपर मेंटेनेंस रखें व्हीकल्स की। ठीक है, नॉइज़ अबेटमेंट मेजर इंक्लूडिंग क्रिएटिंग नॉइज़ माउंट्स, नॉइज़ एन्यूटेशन वॉल्स एंड वेल मेंटेन रोड्स एंड स्मूथ सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, तो हम वहाँ पे भी नॉइज़ को कम कर सकते हैं अगर हम रोड्स ऐसी सही स्मूथ बनाएं। ठीक है ना, तो भी, और एक अच्छा प्रॉपर डिज़ाइन बनाए रोड्स का। ठीक है, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो। उसके बाद है रेट्रोफिटिंग ऑफ लोकोमोटिव्स, कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल ट्रैक हो, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और डिप्लॉयड फॉर क्विकर रोलिंग स्टॉक विद रिड्यूस नॉइस इमिरेटिंग फ्रॉम ट्रेन्स। तो ट्रेन से जो हमारी इतनी आवाज़ आती है वो कम हो सकती है अगर हम वहाँ पे रेट्रोफिटिंग कराएं लोकोमोटिव्स की। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है अगर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें जो एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं नॉइज़ को कम करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉइज़ भी रिड्यूस किया जा सकता है, साउंड प्रूफिंग इक्विपमेंट डाल लें हम जनरेटर्स वगैरह में। ठीक है, पावर टूल्स, वेरी लाउड म्यूज़िक एंड लैंड मूवर्स। ठीक है, पब्लिक फंक्शन यूजिंग लाउड स्पीकर एक्सेट्रा शुड नॉट बी परमिटेड एंड नाइट में ये परमिटेड नहीं होना चाहिए कि लाउड स्पीकर लगाओ गाने बजाओ, है ना।
यूज़ ऑफ हॉर्न्स, अलार्म्स, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स एक्सेट्रा इज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े अलग तरीके के हॉर्न्स कई बार लोग यूज़ करते हैं, अलार्म्स लोग यूज़ करते हैं, तो उनको रिड्यूस मतलब बैन करना चाहिए। ठीक है, यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स विच आर नॉइजी एंड कॉज एयर पोल्यूशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो फायर क्रैकर्स भी रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। ठीक है, एक ग्रीन बेल्ट लगाएं ट्रीज़ की रोड्स के ऊपर। ठीक है, ताकि नॉइस ऑब्जर्व भी हो। अगर देखो वुड जो होती है ना, लकड़ी जो होती है, वो नॉइस को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती है, नॉइज़ बहुत कम बाहर जाती है अगर वुड है। अगर कोई ऐसा हम वुड का कमरा बना दें ना पूरा, मान लो उसके अंदर कुछ भी बोलेंगे ना, बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो वुड जो है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होती है नॉइज़ का, इसीलिए एक ग्रीन बेल्ट बनानी चाहिए रोड्स के ऊपर, जहाँ या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मार्च 2011 लॉन्च ए रियल टाइम एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया उन्होंने। फेज़ 1 में इन्होंने 5 रिमोट नॉइस मॉनिटरिंग टर्मिनल लगाई, वैसे तो 7 लगाए उन्होंने, क्योंकि 7 मेट्रो सिटीज़ में लगाई है और हर एक जगह लगाई। ठीक है, यानी कि दिल्ली में लगाया, हैदराबाद में एक लगाया, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में और लखनऊ में। ठीक है, फेज़ 2 में उन्होंने 35 मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल किए इन्हीं 7 सिटीज़ में। ठीक है, फेज़ 3 में इन्होंने 90 स्टेशन लगाए पर 18 सिटीज़ में, 18 सिटीज़ में। ठीक है, फेज़ 3 की सिटीज़ थी जैसे कानपुर हो गया, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, पटना, गांधीनगर, रांची, अमृतसर एंड रायपुर। तो ये सब हमारे रहे जहाँ पे रियल टाइम एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाया गया, जहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा कि नॉइस की लेवल क्या है, किस तरीके का रहता है। ठीक है, और उसको फिर वहाँ पे ऑब्वियसली मेजर्स भी यूज़ किए जाएंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। साइलेंस जोन इज़ एन एरिया कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, religious places and any other area declared एज सच बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी। तो देखो साइलेंस जोन बनाए जाए 100 मीटर पे, यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पे जो मरीज़ हैं वो अनवांटेड नॉइस को नहीं, वो उनको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, कोर्ट हो गया जैसे, या फिर रिलीजियस प्लेस है, वहाँ ऐसे प्लेसेस को डिक्लेयर किया जाए कि यहाँ के 100 मीटर्स तक साइलेंस जोन है, यहाँ पर कोई भी ऐसी नॉइस ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है नॉइस पोल्यूशन इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे कि फायर क्रैकर्स और लाउड स्पीकर्स जो हैं वो उनको कम किया जाए। ठीक है ना, आवाज़ फाउंडेशन है जो कि एक इंडियन NGO है, उन्होंने काम किया और कंट्रोल करने के लिए नॉइस पोल्यूशन को उन्होंने PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL होती है वो दायर की, अवेयरनेस फैलाई, एजुकेशनल कैंपेन चलाए 2003 तक। डिस्पाइट इंक्रीज इन्फोर्समेंट एंड स्ट्रिजेंसी ऑफ लॉ नाउ बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड इन अर्बन एरियाज, रूरल एरिया एंड स्टिल अफेक्टेड। देखा जाए तो इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं नॉइस पोल्यूशन के लिए, तो जो काम किया गया, बट अभी भी स्टिल ये है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि म्यूज़िक जो है, जैसे DJ वगैरह चलते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह चलते हैं, हमारे 10 PM के बाद बंद होने चाहिए। ठीक है, 2015 में स्पेशली कहा गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टुडे डायरेक्टेड अथॉरिटीज़ इन दिल्ली टू इंश्योर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू गाइडलाइंस ऑन नॉइस पोल्यूशन, सेइंग नॉइस इज़ मोर देन just a nuisance and it can produce seriously psychological stress. However, implementation of law continues to remain poor. बिल्कुल पुअर है अभी भी, देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं हो रहा है। 2015 से मना किया हुआ है कि 10 PM के बाद DJs और ये जो हमारे लाउड स्पीकर हैं 10 PM के बाद नहीं यूज़ होंगे, बट हो रहे हैं अभी भी, स्टिल हो रहे हैं। सो क्या कह सकते हैं, देखो स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस क्या हैं। देखो यहाँ पे ना अगर हम देखें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी बनाई उन्होंने नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। द कमेटी रिकमेंडेड नॉइस स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट एयर
and for automobiles, domestic appliances and construction equipment which are later notified in उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल में डाला कि इस तरीके की होनी चाहिए, इतने से इतने तक का नॉइज़ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जैसे अब इंडस्ट्रियल एरिया है, डे टाइम में 75 dB ठीक है, नाइट टाइम में 70 ठीक है। कमर्शियल कोई एरिया है तो 65-55 के बीच में ये रहेगा डे और नाइट टाइम में। रेजिडेंशियल एरिया में 55 डे टाइम में ठीक है, 45 जो है नाइट टाइम में ठीक है। साइलेंस जोन में तो 50 से 40 ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बना दी कि इस तरीके से इतना नॉइज़ ठीक है ना। डे टाइम इज़ रेकॉर्ड, उन्होंने कहा डे टाइम जो रहेगा वो 6 AM से 9 AM है, और नाइट टाइम जो है वो 9 से 6 तक है ठीक है। साइलेंस जोन जो अभी है इज़ रेफर्ड एज एन एरिया ऑफ 100 मीटर, मैंने अभी आपको बता दिए थे, जो हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, कोर्ट हो गए, यहाँ के 100 मीटर तक का एरिया जो है वो साइलेंस जोन में है। बट क्या कह सकते हैं, है नहीं ऐसा ठीक है। यूज़ ऑफ व्हीकुलर हॉर्न्स, लाउड स्पीकर एंड ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर शैल बी बैंड इन दीज जोन्स ठीक है। मिक्स्ड कैटेगरीज ऑफ एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 4 अबव mentioned categories by the competent authority and corresponding standards shall apply ठीक है। तो जो मिक्स्ड कैटेगरी थोड़ा सा ये जो अब मेंशन है वो यूज़ की जा सकती है ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ नॉइस लीडिंग टू पॉल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ठीक है। क्या टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ नॉइस दैट लीड टू पोल्यूशन इन देयर ऑन वेज, देज आर कम्युनिटी नॉइस एंड इंडस्ट्रियल नॉइस। दो तरीके से हम इसको बाइफ्रिकेट कर सकते हैं, एक हो गया हमारा कम्युनिटी नॉइस, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल नॉइस ठीक है। कम्युनिटी नॉइस कौन सी हो गई? जैसे जो हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं वहाँ से आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो गया, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया ठीक है। वेयर एज द इंडस्ट्रियल नॉइस में कौन कौन से हमारे आ जाते हैं? ऑटोमोबाइल्स हो गए जो रोड पे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, फायरवर्क्स हो गए, और लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा हो गए ठीक है। अब जो देखे ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि मेज़र जो है डीबीए हम करते हैं, डेसिबल्स जो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या है? 0 जो होता है वो सॉफ्ट एंड साउंड एक स्पीक, कैन हियर इन नॉर्मल हियरिंग ठीक है ना, कैन हियर विद नॉर्मल हियरिंग ठीक है ना। 0 dB, अगर हम 0 से 1 तक जो होती है ना बिल्कुल विस्परिंग होती है ठीक है। अगर हम देखें ना 30 से, अगर हम यहाँ पे देखें 30 से नीचे 30 से नीचे सारी विस्परिंग है ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग हो गई 10 ठीक है। फिर उसके बाद विस्परिंग एट 5 फीट हो गया 20, और 30 हो गया सॉफ्ट विस्परिंग, 50 हो गया रेनफॉल, 60 नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जो सुनाई देती है सही, वो 60 dB है, और 110 जो है शाउटिंग हो गया, और 120 जो है वो थंडर की है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना ठीक है, क्योंकि एक बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर में, जहाँ पे एक्टिविटी नॉइस है और उसका लेवल है उसको हमने मैच करना है ठीक है। हियरिंग, विस्परिंग, इंटरफेरेंस विद स्लीप और नॉर्मल टॉक है, लेवल दिए हुए हैं हमें 30 dB, 1 dB, 60 dB और 30 to 50 dB। तो यहाँ पे देखो देखने से ही हमें पता लगे विस्परिंग, यानी इट मीन्स धीरे धीरे बोलना, तो हमारा 1 dB होगा, सबसे कम यही होगा। उसके बाद हियरिंग, जहाँ हम सुन लेते हैं चीज़ों को ठीक है ना। उसके बाद आएगा नॉर्मल टॉक, नॉर्मल टॉक में हमारा 30 to 60 रहता है वैसे, पर 30 to 50 दिया तो यही आएगा हमारा। उसके बाद इंटरफेरेंस विद स्लीप, तो ऑब्वियसली वो कुछ ज़्यादा ही होगा ठीक है ना। जब कोई सोया हुआ होता है, आप नॉर्मली बात करो, बोल लो, क्या वो उस पर ध्यान देता है? नहीं ना, वो तो सो गया ठीक है। जब वो कोई कुछ ऊँचा बोलते हैं तभी डिस्टर्बेंस होती है ना स्लीप में ठीक है ना। तो वो होगा 60 dB। तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये गलती से हाँ ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट ही मैच हुए हैं ठीक है। सो देखो कई बार चीज़ें होती हैं जो एक्सट्रीमली लाउड होती हैं, वो एक्सट्रीमली लाउड में हमारे रहता है 90 से लेकर के 110 तक का साउंड ठीक है। और 110 जो dBA है वो होता है हमारा, जैसे MP3 प्लेयर हो गए, मॉडल एयरप्लेन हो गई, चेंसॉ हो गया। 106 dBA होता है हमारा ग्रेस लॉन मूवर्स, स्नो ब्लोअर्स। उसके बाद 100 dB हो गया हैंड ड्रिल हो गया, न्यूमेटिक ड्रिल वगैरह हो गए। 90 dB हो गए सबवे, पासिंग मोटरसाइकिल्स हो गया। उसके बाद हमारी कैटेगरी हमारी शुरू हो जाती है, देखो 90 से 110, ये याद रखना है।
वेरी लाउड की, ठीक है। जैसे हमारे ब्लो ड्रायर हो गए, किचन ब्लेंडर हो गया, फूड प्रोसेसर हो गया, 80 to 90 तक रहेगा वो हमारा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे लाउड, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंड द वर्कर्स इन नॉइजी इन्वायरमेंट 85 dBA और लाउडर फॉर 8 hours वर्क डे। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साउंड की ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार कई जगह ऐसे होती है जो नॉइजी इन्वायरमेंट होता है, तो 85 dBA उस और जो लाउडर है उसको हम मानेंगे, ठीक है। जो 8 hours तक वर्क करें और 80 dBA से लाउडर है, ठीक है। लिमिट देयर एक्सपोजर एट लाउडनेस लेवल, तो उस लिमिट करें उस एक्सपोजर को। अब यहाँ पे जो लाउड का एरिया होता है वो हमारा रहेगा 70 dB से अबव, ठीक है ना। 70 से यानी जो हमारा अभी रहा था ना 70 से 90 वाला, ठीक है, वो रहेगा जो लाउड है, ठीक है। जैसे बिजी ट्रैफिक हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, अलार्म क्लॉक हो गया। मॉडरेट में क्या आएगा हमारा 40 से 60, ठीक है ना। जैसे 60 dB में आ गया हमारा टिपिकल कन्वर्जेशन हो गया, डिश वॉशर हो गया, क्लॉथ ड्रायर हो गई। 50 dB हो गया मॉडरेट रेनफॉल हो गई हमारी। 40 dB हो गया क्वाइट रूम है जो हमारा, क्योंकि देखो क्वाइट रूम में भी काफ़ी सारी आवाज़ें होती हैं हमारी, ठीक है ना। पंखा चल रहा है या कोई और आवाज़ आ रही है, तो वो उसे हम कह देते हैं क्वाइट रूम। फेंट आ गया यानी कि उससे कम हो गया, तो हमारा 1 dB से लेकर के 30 dB तक ये विस्पर या क्वाइट लाइब्रेरी चलती है, खुसफुस जो होती है वो 1 से 30 तक चलती है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।